सो हाय फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस फॉर टुडे। टॉप 10 जीके एमसीक्यूज आज के, पर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे आज, तो आज मैं 13 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा आपको। काफी इंपॉर्टेंट चीजें कल हुई हैं, तो उसके बेसिस पर आज के सवाल आज 12th में है। और सवालों के साथ साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो एक होलिस्टिक वीडियो रहेगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप अ पैनल टू लुक इनटू जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट कर्व। तो आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ 2G चल रहा है। ठीक है, तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है। तो एक पैनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। उस पैनल को लीड कौन करेगा आपको बताना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। उस पैनल को लीड करेंगे यूनियन होम सेक्रेटरी। ठीक है, जो मिस्टर अजय कुमार भल्ला जी हैं, अभी जो होम सेक्रेटरी, वो इसको लीड करेंगे। सो यूनियन होम सेक्रेटरी विल लीड दिस पैनल। खबर देख लीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज की न्यूज है। सो प्ली किसने, मतलब किसने पिटिशन लगाया था कोर्ट में, वो देख लीजिए पहले। सो द ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन द पिटिशन फाइल्ड सेपरेटली बाय मीडिया प्रोफेशनल्स, school associations and private citizens, claiming that the lack of access to high speed internet in Jammu and Kashmir had crippled medical efforts to contain COVID-19 and it is also affecting the online education and business। ठीक है, तो ये वहां पे कंप्लेंट करी गई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी तो ये बना दी। द टॉप कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ स्पेशल कमिटी विच इज लेड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी टू इमीडिएटली डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, बाकी जो खबर है उसको समझिएगा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने जो बताया है कि वो इस बैन को, जो 4G पे लगा है और 2G आ रहा है, ठीक है, तो फास्टर इंटरनेट बैन है, स्लो वाला आ रहा है, वो इंडेफिनिट नहीं है, इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। ठीक, बट ये टाइम अभी बताया नहीं गया है, ये देख लीजिए, इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि वहां पे प्रॉब्लम्स है। ये देख लो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वी डू रिकॉग्नाइज दैट द यूनियन टेरिटरी हैज बीन प्लेग्ड विद मिलिटेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो वहां मिलिटेंसी प्रॉब्लम है, विच इज अ सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और बाकी लोग की प्रॉब्लम भी है। सिटीजन्स, एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंटरनेट की कमी की वजह से। तो इस कारण से दोनों पक्षों की बात करी है, और दोनों पक्षों को बैलेंस तरीके से देख के एक डिसीजन पे आने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी से बोला गया है कि इमीडिएटली दोनों एंगल्स को देखा जाए। एजुकेशन, ट्रेड, मेडिकल फैसिलिटीज अफेक्ट हो रही हैं एक तरफ, पर मिलिटेंसी की प्रॉब्लम भी है कि न्यूज फैल जाती है, फेक न्यूज जल्दी फैल जाती है, और ग्रुप्स बन जाते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब कई तरह के सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं फास्ट इंटरनेट की वजह से। इसलिए कई बार सिक्योरिटी प्रॉब्लम अराइज होने पर इंटरनेट बंद करा जाता है। ये कंपल्शन होता है कई बार प्रशासन का। ठीक है, तो दोनों एंगल्स को देखते हुए कमेटी बनाई गई है। देखते हैं इसमें फाइनल डिसीजन क्या आता है, बट अभी तो एक ट्रांजिशनल फेज है। बट कमिटी होम सेक्रेटरी लीड करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बट इस खबर पे हमको नजर रखनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोइंग ऑन। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं ना, कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड मेनी मोर स्टेट्स हैव रिलैक्स्ड द लेबर लॉज। ठीक है, ताकि इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज दोबारा बूम कर सके, तो लेबर लॉज को रिलैक्स करा गया है। उसी के तहत एक खबर है कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसके बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं। तो ऐसा कौन सा कन्वेंशन है which gives the right to freedom of association? And the answer is 87th। कुछ कन्वेंशन याद करने पड़ेंगे, तो 87th कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ILO का। इट इज अ कन्वेंशन दैट डील्स विद राइट ऑफ द लेबर्स टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं, कई ट्रेड यूनियंस इंडिया की, दे में नॉक एट द डोर ऑफ ILO। तो वो ILO को अपील कर सकते हैं, बिकॉज कई स्टेट्स ने लेबर लॉज को रिलैक्स करा है। पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर के नेशनल वाले पेज में है। बट मेन जो एक क्लॉज की मैं बात कर रहा था, थोड़ा जूम इन करके देख लीजिए, ये वाला ILO कन्वेंशन 87। ये किसके बारे में है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और एक 98 वाला भी याद कर लो आप, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग 98 है, और 87 वाला कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राई पार्टिज्म वाला जो है वो 144 है। दो तीन और आपको मिल जाएंगे, बट आई थिंक ये दो मेन काफी रहेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। विनय मोहन कवात्रा इज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के एम्बेसडर है? शायद 2 हफ्ते पहले के वीडियो में जब मैं पाकिस्तान के इशू की बात कर रहा था, तब इनका नाम आया था। ये पाकिस्तान के नहीं है, ये कहीं और के एम्बेसडर है, एंड द आंसर इज नेपाल। तो आई थिंक आप समझ गए खबर क्यों आ रही है। इंडिया नेपाल की छोटी सी टसल चल रही है, तो इनको वहां पे तलब करा गया है। सो नेपाल समन्स इंडियन एनवॉय ओवर बॉर्डर इशू। बॉर्डर इशू क्या है आप जानते हैं, हम 2 दिन से वो डिस्कस कर रहे हैं उसको। सो ये नेपाल ऑन मंडे समन द इंडियन एनवॉय and handed a diplomatic note of protest
over the construction of a link road that will reduce traveling time from India to the pilgrimage zone of कैलाश मानसरोवर in China's Tibet। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि धारचूला से लिपू लेक में 80 किलोमीटर की रोड बनाई गई है, जिससे मानसरोवर की यात्रा और कम समय में हो पाएगी। पर नेपाल ये बोल रहा है कि लिपू लेक वाले एरिया में जो रोड है उसमें वो बोल रहा है कि इट इज कंटेस्टेड एरिया। नेपाल उसे अपना बोलता है, इंडिया उसे अपना बोलता है उत्तराखंड में। तो इसलिए नेपाल ये बोला था कि जब तक वो इश्यू फाइनल ना हो जाए, सेटल ना हो जाए, तब तक वहां पे रोड इनॉग्रेट करना सही नहीं है। इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और उसी प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग इनको बुलाया गया है और एक प्रोटेस्ट का नोट दिया गया है। ठीक है, तो ये इश्यू डेली बेसिस पर आ रहा है। एंड एरिया देख लो, ये जो लीपू लेक वाला एरिया इसको बोलते हैं काला पानी रीजन। काला पानी रीजन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेपाल डिस्प्यूट्स इंडियाज क्लेम एंड मेंटेन्स दैट द रीजन इज पार्ट ऑफ इट्स सॉवरेन टेरिटरी। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे चल रही है। अब कैसे इसको निपटाया जाता है? रिलेशन तो वैसे फ्रेंडली इंडिया नेपाल के बीच में, तो इंडिया भी चाहेगा कि जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ये बहुत ज्यादा सीवियर ना हो इशू। देखते हैं क्या होता है, अभी तो ट्रांजिशन में चल रहा है, बट इसको थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी इस इशू पर। ठीक है, चलिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कब होता है? कल था, 11th मई को था। तो द आंसर इज 11th में इट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। से क्यों मनाते हैं ये खबर देख लीजिए, पीआईबी से लाया हूं मैं। सो प्राइम मिनिस्टर हैज पेड ट्रिब्यूट टू ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, हु आर यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। बट यहां पर मेन खबर देख लीजिए, पोखरण टेस्ट जो हुआ था 11th में 1998, ठीक है, हाँ, जो न्यूक्लियर टेस्ट टाइम पे हुआ था, उसी को एक लैंडमार्क मूवमेंट माना जाता है इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में। इसीलिए, क्योंकि वो टेस्ट 11th में को हुआ था, इसलिए तब से नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, एंड एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज, यस, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर। काफी इंपॉर्टेंट रोल तब इंडियन साइंटिस्ट का रहा था। एंड मोदी जी ने भी पोखरण की बातें करी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी साइंटिस्ट, और तब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो क्योंकि 11th में को पोखरण टेस्ट हुआ था 1998 में, जो कि बहुत लैंडमार्क मूवमेंट था, इसलिए 11th में को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है कि क्यों मनाते हैं, बाकी खबर आप पढ़ सकते हैं। ठीक, एंड द टेस्ट इन पोखरण इन 1998 ऑल्सो शोड द डिफरेंस अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप कैन मेक। ठीक है, तो ये बात, और बाकी कोविड-19 की एक दो बातें कही गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक यहां पे ग्रुप या कमिटी की बात हो रही है। सो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ, किसके चेयरपर्सन की बात हो रही है? एम्पावर्ड ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट। ये तो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके चेयरपर्सन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये खबर सारी न्यूज़पेपर में मिलेगी। आंसर है मिस्टर अजय साहब ने। ठीक है, सो अजय साहब ने इज द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट, और इन्होंने कहा है किसके बारे में? आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कुछ बातें कही हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं, जो मुझे लगता है नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। बट उसी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कुछ बात कही है कि पहले तो आप ये देख लो, ये अजय साहब ने, ही इज द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द ऐप, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और एक और उन्होंने बात बोली है कि ही इशूड एन ऑर्डर नोटिफाइंग दैट द आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 इट लेज डाउन द गाइडलाइन फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ एनोनिमाइज्ड डेटा। ठीक है, तो पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। अगर किसी की इंफॉर्मेशन सेंट्रल क्लाउड में जा भी रही है इंडिया के, तो भी एनोनिमस फॉर्म में जा रही है। अब उन्होंने एक जरूरी बात बताई थी, ये देख लो इस ऐप के बारे में। इट स्टोर्स एन एनक्रिप्टेड सिग्नेचर व्हेन द यूजर कम्स इन प्रॉक्सिमिटी विद अदर रजिस्टर्ड डिवाइस। दिस इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन इज नॉट पुश टू द सर्वर अनलेस द यूजर टेस्ट पॉजिटिव। तो अगर जैसे मैं जा रहा हूं और मैं किसी और के करीब आया जिसके पास वही ऐप है, ठीक है, तो उस समय ये इनक्रिप्टेड सिग्नेचर के फॉर्म में डेटा होता है। ये हमारा जो यहां पर सर्वर है वहां पर नहीं जाता, पर ये तब जाएगा अगर कोई इंसान पॉजिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, उसकी जानकारी यहां पे दी गई है। डेटा ऑफ नियरली 13,000 आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 हैव सो फार बीन ट्रांसफर टू द सर्वर फॉर हेल्थ इंटरवेंशंस। ठीक है, अब जैसे कोई इंसान पॉजिटिव हुआ तो डेटा जाता है ताकि उसमें हेल्थ इंटरवेंशन हो पाए, कि वो इंसान कहां कहां पहले गया है, कहां कहां हमको सैनिटाइज करना है, वहां के लोगों को क्वारंटाइन करवाना है, तो किस किस एरिया में वो इंसान जा चुका है, उसकी जानकारी के लिए, हेल्थ यूज के लिए इसका यूज होता है। और प्राइवेसी के मामले में पूरा सेफ है ये, तो एक क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया है। ही सेड दैट द एन्क्रिप्टेड डेटा ऑफ ऑल यूजर्स स्टोर्ड इन देयर डिवाइसेस गॉट डिलीटेड ऑटोमेटिकली इन 30 days
Data of the users who undergo test were kept for 45 days, and for those who tested positive, it was stored in the server till 60 days from the day they recovered from the illness. तो पूरा मतलब टाइमलाइन डिसाइडेड है कि डेटा डिलीट कब होगा। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल से यहाँ पे काम चल रहा है। हेल्थ इंटरवेंशन के लिए पॉजिटिव वालों को डेटा यूज करा जा रहा है, जो पॉजिटिव नहीं है उनके में इंक्रिप्शन है डेटा में, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे, एंड पूरा प्राइवेसी का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक अवार्ड के ऊपर है। गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2018 में किससे मिला था? पहले एक आर्टिकल देख लीजिए। मैं आर्टिकल बता रहा हूं फिर आंसर बताता हूं, वैसे आपने आंसर देखा होगा। इस बार की जो गांधी प्राइज नॉमिनेशन से उनको एक्सटेंड करा गया है, तो उसके ऊपर आर्टिकल था। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन मंडे हैज एक्सटेंडेड द नॉमिनेशन पीरियड फॉर द गांधी पीस प्राइज। तो अप्रैल 30 था पहले, जून 15 कर दिया। ये पूरी कहानी है। अब देखिए मेन बात, 2018 के जो प्राइज थे उसके विनर थे योहे सासाकावा, जो निप्पॉन फाउंडेशन है। निप्पॉन फाउंडेशन, ठीक है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंडेशन ऑफ जापान, उसके चेयरमैन है। ठीक है, योहे सासाकावा उसके चेयरमैन है, और इन्होंने इंडिया में लेप्रेसी की फील्ड में 40 साल से भी ज्यादा काम किया है। ठीक है, तो इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज वेरी सीवियरली अफेक्टेड विद लेप्रेसी, तो इंडिया को उससे रिकवर करवाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन काफी सीरियस रहा है, काफी अच्छा रहा है। ये काफी लेप्रेसी कॉलोनी में जाते थे, वहां पे लोगों की हेल्प करना, उनको इलाज दिलवाना, और काफी इनके द्वारा काम करा गया है। तो निप्पॉन फाउंडेशन जो जापान की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंडेशंस हैं, उसके चेयरमैन है, और इंडिया में लेप्रेसी की फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा काम किया, इसलिए 2018 का प्राइज इनको मिला था। ठीक है, अभी तक इतना ही प्राइज अनाउंस हुए, 2018 तक के लेटेस्ट अनाउंस हुए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से देख लो आप। दिस इज डेटा फ्रॉम द ऑफिशियल प्राइज वाली वेबसाइट, गांधी प्राइज वाली वेबसाइट। तो 2018 में इनको मिला था योहे सासाकावा, 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट, 2016 में सुलभ इंटरनेशनल, और अक्षय पात्रा फाउंडेशन, 2015 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। ये सारे प्राइजेस हैं। लेटेस्ट ये वाला हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ टाइम डब्ल्यूएचओ के एम्बेसडर भी थे, गुडविल एम्बेसडर फॉर लेप्रेसी वाली फील्ड, तो उसमें उन्होंने काफी मतलब दुनिया भर में और इंडिया में लेप्रेसी की फील्ड में अच्छा काम किया है, तो इंडिया ने इनको अवार्ड किया था। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अटल पेंशन स्कीम एपीवाई। अब एक्चुअली इस स्कीम को 5 साल हो गए हैं, इसलिए न्यूज़पेपर में काफी कवर हुआ था, तो मैं आपके लिए खबर लाया हूं। अब देख लीजिए, पहले एक सवाल उसके ऊपर, दिस पेंशन योजना कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय एनी इंडियन सिटीजन ऑफ विच एज ग्रुप। ये कौन से एज ग्रुप के लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं? आंसर है 18 से 40 साल के। ठीक है, तो 18 टू 40 ईयर्स के बीच के लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको पीआईबी वेबसाइट में बहुत आराम से मिल जाएगी। ये देखिए, ये रहा। ठीक, पूरा जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं, पर जो मेन वाली मैं बता रहा हूं आपको। सो अटल पेंशन योजना हैज कंप्लीटेड 5 years. द फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल पेंशन स्कीम, इट कंप्लीटेड 5 years. इट वॉज लॉन्च, कब लॉन्च करा था? 9 में 2015 को लॉन्च करा गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब थोड़ा स्कीम के बारे में जान लें। ये देखो, ये पैराग्राफ, एपीवाई कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय एनी इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप 18 to 40 having a bank account, and its uniqueness is attributable to 3 distinctive benefits. ठीक है, अब बेनिफिट क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटीड पेंशन रेंजिंग फॉर फ्रॉम 1000 to 5000। तो 60 ईयर्स के बाद आपको पेंशन मिलेगी 1000 to 5000, पहली बात ये। दूसरा, अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर लाइफ टाइम टू द स्पाउस ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। तो अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को मिलेगा। एंड लास्टली, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, एंटायर पेंशन कॉर्पस इज पेड टू द नॉमिनी। ठीक है, तो 1000 से 5000 के बीच में यहां पे मिलता है, मिनिमम गारंटीड पेंशन है सब्सक्राइबर को 60 साल के बाद। अगर उनकी डेथ होती तो स्पाउस को मिलेगा, और अगर दोनों की डेथ होती तो पूरा कॉर्पस नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय, पीएफआरडीए एडमिनिस्टर करता है अटल पेंशन योजना को। तो सवाल यह भी उठ सकता है कि अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है? द आंसर इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और चेयरमैन का नाम देख सकते हैं आप, और पूरा यहां पे स्कीम के बारे में जानकारी है, और 5 साल पूरे हो गए। तो ये सारी जानकारियां आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खबर इस पे बन सकती है और क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। इसमें एक सवाल मैंने यहां पे पुट कर दिया। तो पेंशन 60 साल के बाद मिलेगी, पर सब्सक्राइब करने के लिए एज लिमिट क्या है? 18 से 40 साल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, स्वस्थ वायु, ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया, किसने बना आपको बताना है। दिस इट हैज बीन बिल्ट बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, NAL, बेंगलुरु।
ठीक है। अब यहां पे ये देख लीजिए कि इट इज अ टाइप ऑफ नॉन इन्वेजिव ब्रीदिंग सपोर्टिव डिवाइस फॉर द यूज ऑफ नॉन क्रिटिकल एंड नॉन आईसीयू केसेस ऑफ कोविड-19। ठीक है। और ये जो लैब है एनएएल, ये सीएसआईआर के अंडर आती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक। और इसका नाम क्या है? स्वस्थ वायु। इसे रिकॉर्ड 36 डेज में बनाया गया है। और एनएएल के डायरेक्टर का नाम क्या है? जितेंद्र जे जाधव। इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। स्वस्थ वायु कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन आईसीयू केसेस, नॉन क्रिटिकल केसेस के लिए है ये। एंड ये सीएसआईआर के अंडर ऑर्गेनाइजेशन आती है। 36 डेज में बनाया गया है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्वस्थ वायु। नाम बहुत जरूरी है इस डिवाइस का। चलिए आगे चलते हैं। इंदु शेखर चतुर्वेदी, he has taken over as secretary of which ministry? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनके सेक्रेटरी के फॉर्म में इंदु चतुर्वेदी जी ने चार्ज लिया है। या आप उनका फोटो देख सकते हैं। पीआईबी में खबर थी पर फोटो वहीं से लाया हूं मैं। सो ही हैज टेकन ओवर, तो एज अ सेक्रेटरी एट द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सवाल आ सकता है। ठीक है। चलो एक और चीज, भरोसा। ये एक हेल्पलाइन लॉन्च करी गई है। किस चीज की हेल्पलाइन है वो देख लीजिए। कॉग्निटिव इमोशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग डिप्रेशन या किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना है, इसलिए कॉग्निटिव इमोशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस है। ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है आपको बताना है। आंसर है उड़ीसा। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है उनका इनिशिएटिव है भरोसा। स्टेट के नाम से, यूनिवर्सिटी के नाम से सवाल बन सकता है। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। चलो आगे चलते हैं। विच इज इंडिया लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिटेलर? आंसर इज इंडियन ऑयल। चारों कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है, इसके अलावा एचपीसीएल भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पर लार्जेस्ट रिटेलर पेट्रोलियम का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, आईओसी। और यहां पे देख सकते हैं आप, यहां देखिएगा कि डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज ग्रेजुअली पिकिंग अप। इस कारण से इंडिया लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी हैज स्टार्टेड सेवरल प्रोसेस यूनिट्स एट इट रिफाइनरीज दैट वर डाउन ड्यू टू लॉकडाउन। अब यहां देखिएगा, करेंटली ऑपरेट हो रहे हैं 60% ऑफ डिजाइन कैपेसिटीज में, अब 80% पे स्केल अप करने की बात चल रही है। सो विथ थ्रूपुट्स ग्रेजुअली पिकिंग अप पेस, द रिफाइनरीज जो अभी 60% पे है अब 80% पे स्केल अप करा जाएगा। और कुछ एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल यहां पे द पॉली प्रोपाइलिन प्लांट एट पैरादीप 2 विल रिज्यूम ऑपरेशन इन अ कपल ऑफ डेज। तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, बट लार्जेस्ट रिटेलर है ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी पानीपत रिफाइनरी की बात करिए, पानीपत नैप्था क्रैकर यूनिट, वो सब बात करी गई है, बट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा, लार्जेस्ट रिटेलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन स्पोर्ट्स की फील्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स? आंसर इज दीपा मलिक। ठीक है। खबर ये है कि ये पहले रिटायर कर चुकी थी, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस मंडे को किया है। सो दीपा मलिक, ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। दीपा मलिक, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम अ मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स, हैज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स, a decision she took before becoming the Paralympic Committee of India president earlier this year, but revealed only on Monday. तो ये जो है, she has been elected the PCI president। PCI मतलब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। उससे पहले ही वो एक्टिव स्पोर्ट से रिजाइन कर चुकी थी, पर डिस्क्लोज उन्होंने अभी किया। एंड शी वन अ सिल्वर इन शॉट पुट F53 कैटेगरी इन द 2016 रियो पैरालंपिक्स। ठीक है। इतनी जानकारी काफी रहेगी। एक तो प्रेसिडेंट है पीसीआई की, ये बात, और दूसरा उन्होंने मेडल कप जीता था, ये बात आ सकती है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हर्ट अवार्ड? एंड द आंसर इज सानिया मिर्जा ने अवार्ड जीता है। देख लीजिए आर्टिकल द हिंदी न्यूज़पेपर से। सो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ऑन मंडे बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हर्ट अवार्ड फॉर हर सक्सेसफुल रिटर्न टू द कोर्ट पोस्ट मदरहुड। पहले अवार्ड के बारे में जान लीजिए। The award is an international tennis federation initiative to recognize those Fed Cup players who represent their countries with distinction, show exceptional courage on court, and demonstrate outstanding commitment to the ideals of the competition. ठीक है। एंड सानिया वन द अवार्ड फॉर एशिया ओशियानिया जोन आफ्टर सिक्योरिंग मोर देन 10,000 वोट्स आउट ऑफ 16,985 वोट्स। ठीक है। ये इनको अवार्ड मिला है फॉर दिस ईयर्स 3 रीजनल ग्रुप 1 नॉमिनीज। ठीक है। एंड सानिया हु मेड अ कमबैक टू फेड कप आफ्टर 4 years एंड हेल्प इंडिया क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, उन्होंने ये पूरी अमाउंट डोनेट करी है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को। तो ये अवार्ड की जानकारी इतना तो नहीं पूछेंगे, पर इतना जरूर पूछ सकते हैं कि जो अवार्ड है फेड कप हर्ट अवार्ड, ये पहली बार किसी इंडियन को मिला है। एंड द आंसर इज सानिया मिर्जा। इतनी जानकारी एग्जाम में आ सकती है, और आप पढ़ सकते हैं, बट उतना एग्जाम में आएगा नहीं, पर ये चीज आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 13 क्वेश्चंस। अगर कंटेंट पसंद हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।